मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है और हादसे की तस्वीरें भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। टक्कर लगने के बाद कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। ये देखें, भीषण टक्कर। ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। रफ्तार का कहर इसे माना जा रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। भीषण सड़क हादसा। और कानपुर में हिट एंड रन का मामला आया है। यहाँ BMW और इनोवा कार में रेस के दौरान इनोवा कार सवार युवकों ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से वो उछलकर दूर जा गिरे। नाजुक हालत में स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हिट एंड रन पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस कार सवारों की तलाश में जुट गई है। किदवई नगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के पास की घटना है। किदवई नगर पुलिस इसकी जांच कर रही है। बता दें कि नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही इस रोड पर बने ब्रेकर हटवाए थे। और सीएम योगी ने महाराजगंज के दौरे पर वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा है कि पहले वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन पर कब्जा होता था, वक्फ बोर्ड जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। मऊ में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 1405 की संपत्तियां पाई गई हैं, जिसमें 529 सरकारी जमीन मिली हैं, जिसे वक्फ के नाम कर दिया गया। पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। 529 सरकारी भूखंडों को वक्फ संपत्तियों ने नाम दर्ज कर दिया है। घोसी तहसील में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां पाई गई हैं। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने ये याचिका दाखिल की। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई के लिए कोई समय तय नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति लगातार जारी है। जहां
कई सारे मुस्लिम संगठन इसको लेकर देश भर में कई सारी जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दल जो है इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है इस बिल के खिलाफ में। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस बिल के अंदर कई सारे प्रस्ताव ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को परेशान करने का तरीका है, या जो वक्फ जो बोर्ड है उसमें कहीं ना कहीं कई सारी कमियां उस प्रस्ताव के चलते हो गई हैं। तो ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है और राष्ट्रपति से मुलाकात करके राष्ट्रपति से वो मांग करेंगे कि इस बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करें और केंद्र सरकार को इसमें संशोधन करने की बात करें। तो ऐसे में वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास जरूर हो गया है, लेकिन देश भर में उसको लेकर लगातार अभी राजनीति जारी है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौड़, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ के करबला अब्बास बाग के लोगों की नजर अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर टिकी हुई है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये पूरा इलाका वक्फ संपत्ति पर बसा हुआ है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मौजूद करबला अब्बास बाग बीते कई महीनों से चर्चा में है। शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात का कहना है कि ये पूरी जमीन वक्फ की संपत्ति है, जबकि बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने इस पर ऐतराज जताया है। आप पूरी जमीन देख रहे हैं, यहाँ से बात है, ये करबला अब्बास बाग ये वक्फ की जमीन है। पीछे की करबला बनी हुई है, इसके पीछे की जमीन है, इसके सारे कागज मौजूद हैं और सारे पत्रावलियाँ सब मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड में दर्ज है ये, और यहाँ के ऊपर बेईमानियाँ करके इन लोगों ने नकली दस्तावेज बनाए हैं। तो वो दुबग्गा नहीं बल्कि थाना ठाकुरगंज क्षेत्र की वो ज़मीन है और पूरी तरीके से एक शख्स, कुछ लोग जो कहते हैं ये वफ़ की जगह नहीं है और कुछ लोग कहते हैं ये जगह वफ़ की है। तो बहरहाल अभी तक के मामला जो है वो न्यायालय में है। इस इलाके की तकरीबन 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है। इस विवाद ने न सिर्फ यहाँ के निवासियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि कई नए निर्माण कार्य भी ठप हो गए हैं। ये पूरा मामला अब वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में विचाराधीन है। इलाके के तमाम लोगों ने अपने मकानों और जमीन की रजिस्ट्री, लीज और टैक्स से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए हैं। मौलाना के द्वारा कहा गया कि ये करबला की कौन मौलाना? कल्बे जब्बार साहब आए और कहने लगे कि ये सब पूरी ज़मीन जितनी है, जितने में आप लोग रह रहे हैं, सब उसकी ये करबला की ज़मीन है। तो हम लोगों को एक नोटिस भी वहाँ से इशू करी गई वक्फ बोर्ड से। हम लोगों ने अपने अपने कागज़ वहाँ पे पेश किए, तो वहाँ पे भी हमने कागज़ दिखाए, तो वहाँ से भी रिपोर्ट बन के आई है कि ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन ये नहीं पाई गई, ये नहीं पाई। लोगों की उम्मीद वक्फ संशोधन बिल से बंध गई है। उन्हें विश्वास है कि जैसे इस बिल को अमल में लाया जाएगा, उन्हें कानूनी तौर पर राहत मिल सकेगी। अब वक्फ ट्रिब्यूनल से ये फायदा होगा कि हम उसके अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं, लगे हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब अगर वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा, हम आगे चल के अपील में जा सकते हैं। ऑलरेडी पहले अपील नहीं कर सकते थे, अपील होती तो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होती, लेकिन अब हम सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। करबला अब्बास बाग ही नहीं, बल्कि यूपी में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां जमीनों को लेकर विवाद जारी है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है, जो कई वर्षों से अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब साध्वी रितंबरा और अनिरुद्धाचार्य ने अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठा दी है। साध्वी ने कहा कि आज सनातन की संख्या में लगातार कमी आ रही है और भारत माँ पर लगातार जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी वक्फ के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात की है। संख्या का संतुलन हम देखते हैं और उसका दंड भोगते हिंदू को देखते हैं, तब ये बात आती है कि जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, तो ऐसे तुम भी विचार करो। और अगर ये हम चाहते नहीं है, तो क्या होना चाहिए? देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है और सनातन जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या से सनातन को कहीं ना कहीं
कष्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ना हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। सिर्फ 2 से ज्यादा होने चाहिए। होने तो चाहिए, परंतु सनातनी कहाँ पैदा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं 10 पैदा करो सनातनी, लेकिन सनातनी इस बात को ना मान के अन्य मजहब पंथ के लोग मान रहे हैं और वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। संभल के एसपी साजिद जियाउर रहमान बर्क के मकान केस में आज सुनवाई होगी और संभल एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। माना जा रहा है कि अवैध मकान केस में कार्रवाई तय हो सकती है। संभल के जामा मस्जिद हरि मंदिर केस में एएसआई के वकील ने बड़ा दावा किया। वकील का दावा है कि परिसर में मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है। एएसआई के जवाब में मेन गेट के आले में पत्थर लगाकर बंद किए गए द्वारपाल, एक आले में प्रतिमा जैसी आकृति, परिसर में परिक्रमा पेड़ और पत्तियां। एएसआई ने मंदिर का प्राचीन फोटो भी दाखिल किया है। और जामा मस्जिद हरि मंदिर केस में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस मामले में एएसआई और यूनियन ऑफ इंडिया अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। जामा मस्जिद कमेटी ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। मंदिरों में प्रमाण होते हैं, पेड़ होता है, कुआं होता है और मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया गया। एएसआई ने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें अगर देखा जाए तो कुछ फोटोग्राफ भी दाखिल किए गए हैं। जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं उसमें जो मेन गेट है उसके साइड में 2 द्वारपाल बने हुए हैं, 2 बड़े आले बने हुए हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है सीमेंट द्वारा। और संभवतः 2018 में जो है उस पर पत्थर लगा दिया गया है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी बनकर करीब तैयार है। कल रामनवमी पर इसका उद्घाटन होगा। माना जा रहा है कि पुलिस चौकी जामा मस्जिद इलाके में हंगामा खड़ा करने वाले कट्टरपंथियों पर नकेल लगाने में कारगर साबित होगी। देश में जहाँ संभल चर्चा में है उससे ज़्यादा संभल की ये सत्यव्रत पुलिस चौकी चर्चा में है। हम सत्यव्रत पुलिस चौकी के ठीक सामने हैं, इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। रामनवमी को इस पुलिस चौकी का उद्घाटन हो जाएगा। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा वो दिखाएं। ये पुलिस चौकी पर गेट लगा है, इधर दीवारों पर पुट्टी कर ली गई है, पेड़ ऑलरेडी वैसे ही लगाए जा चुके हैं। ये सामने सीढ़ियाँ बनी हैं। हम अंदर को और चलते हैं। तमाम राज मजदूर काम कर रहे हैं, कटर चल रहा है, लगातार इस पुलिस चौकी पर काम चल रहा है। यहाँ पर रामनवमी के दिन इस पुलिस चौकी को चालू कर दिया जाएगा, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। तमाम अधिकारियों की देखरेख में पुलिस चौकी में काम चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अंदर कटिंग का काम चल रहा है, शीशे लगाए जा रहे हैं दीवारों पर, तमाम सारा काम। और हम आपको दिखा दें, ये वायरलेस का जो टावर लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल होगा पुलिस का, DCRB जिसको बोलते हैं, वो यहीं से कंट्रोल होगा। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग पीडीए से डर गए हैं। वहीं 80-20 फॉर्मूले पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने 90-10 का फॉर्मूला देकर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर की बच्ची अनन्या से भी मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने अनन्या की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। दरअसल झुग्गियों में बुलडोजर एक्शन के दौरान 8 साल की अनन्या का बैग उठाकर भागते हुए वीडियो वायरल हुआ था। का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। शायद इसमें 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए।
लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। अब जरा आपको बताते हैं कि कौन है 8 साल की अनन्या यादव और क्यों वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अनन्या किताबों के साथ दौड़ती नजर आई थी और इस वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान खींचा। बच्ची का कहना है कि उसे डर था कि उसकी किताबें जल जाती, वो बड़ी होकर आईएएस भी बनना चाहती है। इक्कीस मार्च के दिन ये बच्ची अपनी किताबों के साथ दौड़ रही थी। जहां ये बच्ची रहती थी वहां उस दिन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। जिस वक्त बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, ठीक उसी दौरान बच्ची अपने घर पर गई और वहां से अपनी किताबें उठाकर ले आई। वहीं एक शेड पर आग भी लग गई थी, इसलिए बच्ची ने सोचा कि उसकी किताबों को नुकसान हो जाएगा। सोशल मीडिया पर भी इस बच्ची की काफी चर्चा हो रही है। इसका नाम है अनन्या, जो कक्षा 1 में पढ़ती है और उम्र है 8 साल। जब बच्ची अपना बैग उठाकर भाग रही थी तो किसी ने उसका वीडियो बना लिया। अपने किताबों को लेकर बच्ची की चिंता पर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं। अनन्या ने अपनी किताबों को छोड़कर किसी चीज की फिक्र नहीं की। अनन्या अभी छोटी है, लेकिन वो बड़े सपने देखती है। बड़ी होकर अनन्या आईएएस भी बनना चाहती है। आग लगी थी और बुलडोजर चल रहा था। आग कैसे लगी थी? हमको ये नहीं पता है। तो आप अपने घर से किताब लेकर भाग रही थी, तो आग लगने के बाद आप किताब क्यों लेकर भाग रही थी? पढ़ने के लिए। तो आग लगी थी, उसके बाद आपने किताब लेकर आप भागी। क्या पढ़ना चाहती हैं आप? कितना पढ़ना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? आईएएस बनना चाहती हैं। देश की सर्वोच्च अदालत पर भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई। इस वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान खींचा। कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला बताया। तहसीलदार की अदालत से पारित एक निष्कासन आदेश के बाद गांव की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। न्यूज़ 18 के लिए अंबेडकर नगर से मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वाराणसी में बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने हिंदू एकता को लेकर संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं के लिए मंदिर, पानी और शमशान का होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आरएसएस काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य है हिंदुओं के सभी पंथ, जाति और समुदाय साथ आएं और हिंदू संगठित हों। दौरान पिछले 2 दिनों में वो जहां वाराणसी के निवेदिता कॉलेज में प्रचारकों के साथ शाखा लगाया, तो वहीं उन्होंने बीएचयू आईआईटी के जिमखाने में छात्रों के साथ भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के एक बहुत बड़ा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होने चाहिए और जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। उनके संदेश में मतलब साफ था कि हिंदुओं की जो एकजुटता है वो एक साथ होनी चाहिए और हिंदू जातियों में न बटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज दौरे के दौरान कन्या पूजन कर बच्चों को अन्नप्राशन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने 654 करोड़ रुपए की लागत की 629 विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में नैतनवा में 148 करोड़ की लागत से बना रोहिन बैराज सबसे खास है। बैराज से इलाके की तकरीबन 16,000 किसानों को सीधा फायदा होगा। बैराज से निकलने वाली 40 किलोमीटर लंबी नहर से सिंचाई की समस्या दूर होगी। बाढ़ और सूखे से भी इलाके को राहत मिलेगी। बैराज के लोकार्पण के दौरान सीएम योगी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया है। जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है। बहन और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर
उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम स्थापित करेंगे। और इससे पहले सीएम योगी ने बलरामपुर में आज देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने गौशाला जाकर गौ सेवा की। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। गौ सेवा की है, सीएम ने पूजा अर्चना की है, बच्चों को दुलार भी किया है। और संबल कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इंडिया स्टेट से लड़ाई वाले उनके बयान पर तलब किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 मई तक जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन राहुल गांधी दरअसल 15 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। इस मामले में हिंदुवादी नेता सिमरन गुप्ता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। हमारी तरफ से मुकदमा यह है कि राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था 15 जनवरी 2025 को। इसमें उन्होंने कहा था कि आवर फाइट इज विद बीजेपी आरएसएस एज वेल एज इंडियन स्टेट। उसको लेकर मेरे जो क्लाइंट है सिमरन गुप्ता, उन्होंने इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में माना और उन्होंने कहा कि इस संबंध में माननीय सांसद जी पे मुकदमा पंजीकृत हो और जांच हो। चैत्र नवरात्र में प्रदेश सरकार महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार परिवहन विभाग 5000 महिला कंडक्टरों की भर्ती करेगा। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसको लेकर गोरखपुर क्षेत्र में भी परिवहन विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के डिपो पर महिलाओं की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। नवरात्र के मौके पे प्रदेश सरकार महिलाओं को खास तोहफा देने जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि परिवहन विभाग के जो कंडक्टर होते हैं अब उसमें 5000 महिलाओं की भर्ती की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इन महिलाओं को उनके ज़िले के आसपास ही पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि अभी भी महिलाओं को इसमें पोस्टिंग दी जाती रही है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पहली बार महिलाओं की पोस्टिंग दी जाएगी और उनके पोस्टिंग से जहां उनकी आर्थिक समृद्धि आएगी वहीं उनके घर भी मजबूत होंगे। और कन्नौज में पत्नी ने पति को ड्रम में टुकड़े करके भरने की धमकी दी है। धमकी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पत्नी 15 दिन पहले प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और पीड़ित पति अपनी बेटी को बदायूं जिले से चुपचाप ले आया था। बेटी वापस नहीं करने पर पत्नी ने जो ये धमकी दी आपको सुनवाते हैं। मेरी लाश में तुम कौन पियो? अरे तू रिकॉर्डिंग कर ले। तेरे बाद ड्रम अगर टुकड़ा करके अगर बाने करे कितने 15-16 हफ्ता अगर तेरे बाद 24 टुकड़ा ना कर दे तो अगर भरना दे पतीली कुकर तब तो हमसे कहिए 24 टुकड़ा करोगे हमारे? हाँ 24। किस बात के? तुम्हारा क्या ले लिया आपने? घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा आप अगर नहीं कुछ बोलोगे तो आज को धमकी दी, कल को तुम्हें मार देंगे, तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप जाइए थाने, प्रार्थना पत्र दीजिए जिससे आपकी कोई कार्रवाई सुनी जाएगी। आपके साथ कोई हंसता होगा इसके जिम्मेदार ओमपाल और पूजा तुम्हारी पत्नी होंगी। मैंने इनके पास, इन्होंने मेरे पास फोन किया। किसने किया? हाँ, क्या कहा जी कि मतलब तुम्हें उन्होंने 15 टुकड़े किए हैं, मैं तुम्हारे 24 टुकड़े करूंगी। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी और ओमपाल ने